नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन, जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसी संस्था है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने में रहती है। भारत में इसको लोकपाल कहते हैं, राज्यों में इसे लोकायुक्त कहते हैं। तो क्या है लोकपाल, क्या है लोकायुक्त और क्या है ओम्बुड्समैन? ओम्बुड्समैन संस्था कहाँ इसका जन्म हुआ और ये कैसे काम करती है, क्या इसकी उपयोगिता है, आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनके लिए तो ये समस्या है वो बहुत ही बड़ी हो गई है। यहाँ तक कि लोगों के खून में भ्रष्टाचार आ गया है। यानी हर व्यक्ति मौका चाहता है कि वो कहाँ अपने पैसे कमा सकता है, कहाँ से पैसे कमा सकता है। यानी पैसे कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार को हम ये मान सकते हैं कि किसी का काम जल्दी कर देना, किसी के प्रभाव में आके, या फिर किसी के काम को लेट कर देना, किसी के प्रभाव में आगे आप पैसे लेने के चक्कर में, या फिर किसी दुर्भावना से किसी के साथ व्यवहार करना, ये सब भ्रष्टाचार के ही पार्ट होते हैं। तो भ्रष्टाचार केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अनावश्यक रूप से किसी काम को रोकना या लेट करना, किसी भी तरह से किसी को परेशान जहाँ किया जाता है उसको हम भ्रष्टाचार मान सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पे ही, यानी केवल प्रशासनिक स्तर पे ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पे भी ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है, या इसने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है। इस समस्या के कारण ही जनसाधारण में लोकतंत्र के प्रति वितृष्णा, निराशा का भाव आ गया है। यानी ऐसी भावना घर कर गई है उनके अंदर कि लोकतंत्र अब एक अच्छा शासन नहीं रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में हर काम है वो बहुत ही करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से लोग हैं वो लोकतंत्र से दूर जा रहे हैं। जिसे सुखद नहीं माना जा सकता, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखकर इसी समस्या का निवारण के लिए बहुत सारे प्रयत्न बहुत सारे देशों ने किया। प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाने और अकुशलता को दूर करना। यानी अकुशलता यानी व्यक्ति कुशल है लेकिन फिर भी जानबूझ के अकुशलता जाहिर करता है, या फिर किसी कारणवश कोई अकुशल व्यक्ति उस सीट पे पहुंच जाता है और भ्रष्टाचार भी करता है। और भ्रष्टाचार और इस इनएफिशिएंसी को मिटाने के लिए समय समय पर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, और इस दिशा में अनेक संस्थाएं, इंस्टीट्यूट भी स्थापित की गई है जो स्थायी रूप से निरंतर प्रगतिशील है। यानी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, जैसे भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस का भी निर्माण किया गया है। भारत का परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीबीआई मान लो, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो मान लो। तो बहुत सारी संस्थाएं इसमें काम करती है। लेकिन आज हमारा यहाँ ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में विचार करना मंतव्य है। यानी आज हम यहाँ अपने लेक्चर में लोकपाल, ओम्बुड्समैन और मुख्यतः ओम्बुड्समैन के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल कहते हैं। लोकपाल बिल के लिए भारत में बहुत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, और बहुत मुश्किल से जो अन्ना क्रांति हुई दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसके बाद में इस और कदम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उठाए गए। वर्तमान में लोकपाल की स्थापना भारत में भी कर दी गई है। हालांकि लोकपाल इनडायरेक्ट तरीके से या दूसरे कई अन्य संस्थाओं के रूप में भारत में पहले भी काम कर रहा था, लेकिन मुख्यतः लोकपाल बिल है वो अन्ना क्रांति के बाद में ही प्रकाश में आया है, यानी उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
एक बार फिर, क्योंकि फिर हम लोकपाल की बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। चलते हैं। इसके अर्थ परिभाषा ओबडसमैन, पहले हम ओबडसमैन ही पढ़ते हैं, लोकपाल आगे पढ़ेंगे। तो ओबडसमैन क्या अर्थ परिभाषा क्षेत्र समझने के लिए हम देखते हैं कि ये एक स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस पे किसी भी का दबाव नहीं होता है और सबसे ऊंचा अधिकारी होता है अपने डिपार्टमेंट में, या यूं कहें कि इस फील्ड में ये सर्वोच्च होता है। जो लोक सेवकों के विरुद्ध में शिकायतें सुनता है, लोक सेवक यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं या पब्लिक सर्वेंट है, उनके विरुद्ध में ये जो शिकायतें आती है उनको सुनता है, और वो जो शिकायतें हैं उससे संबंधित जो विषय है उसकी जांच पड़ताल करता है तथा उचित कार्रवाई के लिए सिफारिश करता है। सिफारिश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यानी ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, बल्कि ये संबंधित विभाग को उस जो जिससे संबंधित वो कर्मचारी है उसकी सिफारिश करता है कि आपके कर्मचारी है उसमें ये प्रॉब्लम्स है, या ये इस वजह से ये दोषी पाया गया है, इसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की जाए। खुद नहीं करता है, सिफारिश करता है, जो इसके लिए बहुत बड़ी एक तरह से प्रॉब्लम, यूँ कहें कि बहुत कमी है, बहुत बड़ी कमी है इसमें। वह स्वयं की पहल पर भी जांच कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि उस पर उसके लिए कोई शिकायत ही करे। जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जैसे जो ये PIL और इनके लिए खुद नहीं कर सकता। हालांकि आजकल तो स्वतः संज्ञान लेने लग गए हैं कोर्ट, तो लेकिन ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, स्वयं जांच पड़ताल प्रारंभ कर सकता है, और प्रशासन में सुधार के लिए वह उन्हें समझाने, आलोचना उनकी करने और तथा प्रचार के साधनों को अपनाता है। यानी प्रशासन में सुधार करने के लिए ये जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको समझा सकता है, उनकी आलोचना खुले रूप से कर सकता है, और फिर अपनी रिपोर्ट जो होती है उसका प्रचार कर सकता है। यानी लोगों में भी ये रिपोर्ट है वो भेज सकता है कि ये कर्मचारी या ये संस्था ठीक नहीं है। वह कानूनी रूप से प्रशासनिक कार्यों को बदलने की शक्ति नहीं रखता है। यानी सॉरी, ये प्रशासनिक कार्यों को बदलने की शक्ति नहीं रखता है, बदल नहीं सकता है, उनकी आलोचना कर सकता है, उसमें सुधार की सिफारिश कर सकता है, और उसमें जो कमियां हैं उनकी प्रचार कर सकता है, लेकिन जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं या प्रशासनिक कार्य हैं उनको बदला इसके द्वारा नहीं जा। तो संयुक्त राज्य के संदर्भ में परिभाषा करते हुए, ओबडसमैन की परिभाषा करते हुए डोनाल्ड रॉबर्ट नाम के विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्थापिका का एक स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से तटस्थ अधिकारी होता है। यानी ये व्यवस्थापिका के द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है, यानी किसी भी एक पार्टी के प्रति इसका झुकाव नहीं होता है, तटस्थ रूप से, न्यूट्रल रूप से ये अपना काम करता है। प्राय इसका संविधान में उल्लेख होता है, यानी लगभग इसकी स्थापना की जाती है तो इसका संविधान में लगभग बहुत सारे देशों में उल्लेख किया जाता है। यह प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनता है और जांच करता है, यानी लोगों की शिकायतें सुनता है, जांच करता है, तो यह प्रशासनिक कार्यों की आलोचना कर सकता है तथा उसे जनता में प्रचारित कर सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता है। जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था वो ही डोनाल्ड रॉबर्ट कहते हैं कि ये लोगों जो प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध ये शिकायत सुन सकता है, जांच कर सकता है, उनका प्रचार कर सकता है, उनकी आलोचना कर सकता है, लेकिन उस काम को बदल नहीं सकता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात होती है जब किसी कर्मचारी की आलोचना होती है, शिकायत होती है, जांच होती है, और तो फिर वैसे ही वो काम ढंग से करने लग जाता है, क्योंकि फिर जो व्यवस्थापिका होती है, जो कार्यपालिका है, उस पर एक तरह का दबाव आ जाता है, लोगों की नज़रों में गलत जो चीज़ है वो पहुंच जाती है। तो डोनाल्ड रॉबर्ट ने इस तरह से परिभाषित की है। अब पढ़ते हैं हम इस संस्था का इतिहास, या कुछ देशों में इसको क्या कहते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी
और कैसे उनकी प्रणाली वहाँ चलती है। तो इसका इतिहास सबसे पहले स्वीडन की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आंसर जो क्वेश्चन जहाँ भी है, तो लोक प्रशासन में का जहाँ भी पेपर होता है या लोक प्रशासन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो ओम्बुड्समैन कहाँ की देन है, तो ये काफ़ी जगह पूछा जाता है। और सर्वप्रथम कब इसकी स्थापना हुई? 1809 में के संविधान के अंतर्गत स्वीडन में इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। तो इस अर्थों में लगभग आज 1800, 1900, 2000, 160 नहीं है बल्कि 220 के करीब आज वर्ष हो चुके हैं इसको। 220 के करीब वर्ष हो चुके हैं। तो इससे भी अधिक समय हो गया, यानी इससे पहले भी इनडायरेक्टली वहाँ ये मौजूद था। इसके बाद इसकी स्थापना है वो 1918 में फिनलैंड में हुई। उसके बाद 1954 में डेनमार्क में हुई और उसके बाद में इसकी स्थापना नॉर्वे में हुई 1961 में। और 1967 के मध्य आते आते ये लगभग 12 देशों में फैल गई थी। अलग अलग देशों में इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, एक तरफ देश होंगे जैसे स्वीडन हो गया, और जैसे स्वीडन हो गया, फिर फिनलैंड हो गया, फिर नॉर्वे हो गया, तो ऐसे नॉर्वे हो गया और फिर कोई दूसरा देश और आ जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। तो आगे फिर ईयर दिए जाते हैं, तो ऐसे क्रॉस मिलान के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ जो ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो पश्चिमी जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि में इस संस्था को अपनाया गया। आज ओम्बुड्समैन की उपयोगिता निर्विवाद है, यानी विवादों से परे ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक संस्था है। प्राय सभी विचारक ये मानते हैं कि इसके द्वारा प्रशासन की मूल समस्या भ्रष्टाचार और अकुशलता पर प्रहार किया जाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि जब आपने भ्रष्टाचार का इंडेक्स देखते हैं, हर साल या 2 साल के बाद में एक इंडेक्स आता है जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये देश हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। और जो विकासशील देश जैसे हमारे भारत का स्थान लगभग 140 के पास आता है, उसके नीचे फिर वो जो नाइजीरिया है, सूडान है, जो नीचे ही नीचे आते हैं, अफ़गानिस्तान है, ये देश बहुत नीचे आते हैं। तो ये कारण ओम्बुड्समैन की जो कार्य प्रणाली है, उसी की वजह से नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड ये देश सबसे ऊपर रहते हैं, जहाँ भ्रष्टाचार है वो बहुत ही कम है। इसकी उपयोगिता के बारे में लिखते हुए जॉन मोटिरो ने कहा है कि नियंत्रण की विभिन्न व्यवस्थाओं में केवल ओम्बुड्समैन ही कुप्रशासन और भ्रष्टाचार से एक साथ निपटने का प्रयास करता है, यानी दोनों जो समस्या है उनको एक साथ ख़त्म करने के लिए ओम्बुड्समैन हमेशा प्रयास रहता है, ऐसा जॉन बी मॉन्टिरो का मानना है। सोवियत संघ में वक्ता या प्रोसिक्यूटर इसको, सोवियत संघ यूएसएसआर था उस समय, उसमें कहा जाता था, आज का रशिया है, तो इसमें वक्ता या प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, नाम का अधिकारी होता है जो ओम्बुड्समैन के समान ही काम करता है। विभिन्न देशों में ओम्बुड्समैन जो प्रणाली है वो कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ हम उचित हो जाता है कि हमें स्वीडन जहाँ सबसे पहले ओम्बुड्समैन स्थापित किया, जो अन्य देशों के लिए एक आदर्श है, तो उसका अवलोकन हमें करना चाहिए। तो स्वीडन के ओम्बुड्समैन पद्धति को हम देखते हैं। स्वीडन में ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधि अथवा वकील होता है, वकील अथवा प्रतिनिधि होता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्वीडन में के लिए जो नया संविधान बनाया गया, उसमें कब बनाया गया? 1809 में। 1809 में जो संविधान बनाया गया, 1809 में जो संविधान बनाया गया, उसमें ओम्बुड्समैन के नाम के अधिकारी के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इस अधिकारी का कार्य निश्चित किया गया कि वह इस बात को देखे कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा
नहीं, यानी नियमों का पालन करना या न करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये कार्य इसको दिए गए। साथ ही साथ ओम्बुड्समैन को लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच करने का काम भी सौंपा गया। उसे उसे यह अधिकार दिया गया कि वह नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की छानबीन करे। समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोपों की, यानी कई बार न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी सिटिंग ऑपरेशन करके लोगों के अगेंस्ट आरोप लगाती है, तो उनकी भी जांच पड़ताल करे और संबंधित कागज और फाइलों को की मांग करे। यानी जो संबंधित अधिकारी है, जो काम कर रहा है या जो डिपार्टमेंट है, उससे उस अधिकारी से संबंधित सारी फाइलें मंगवाने का भी काम इसको सौंपा गया, ताकि वो अपना काम है वो अच्छी तरह से कर सके। 1909 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने का एक उद्देश्य सम्राट की शक्ति के विरुद्ध एक अभिकरण के रूप में की गई थी, क्योंकि संसद के द्वारा सम्राट की शक्तियों को कुछ कम करने के लिए या उसको सीमित करने के लिए की गई थी। लेकिन अब इसे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक, गार्जियंस ऑफ सिटीजन्स राइट भी कहा जाना या के रूप में भी देखा जाने लगा है। इस प्रकार हम इसे जनहित का रक्षक, यानी क्या इसके लिए कौन कौन सी शब्दावली यूज करी जाने लगी है। यानी पहले इसकी स्थापना सम्राट के अगेंस्ट की गई थी, लेकिन वर्तमान में नागरिक अधिकारों का रक्षक, जनहित का रक्षक आदि इसको कहा जाता है। इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? इसकी नियुक्ति है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा की जाती है, यानी एक जो प्रतिनिधि मंडल है उसके द्वारा की जाती है, और वो ही इसको अपने पद से हटा सकता है। यानी उसी प्रक्रिया से इसको हटाया जा सकता है। इसके वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर मिलते हैं। इसका क्षेत्राधिकार असैनिक प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा, यानी इसका क्षेत्राधिकार है वो असैनिक प्रशासनिक अधिकारी है, वहाँ न्यायाधीशों पादरियों पर लागू होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है कि मंत्रियों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यानी जो संसद के मंत्री हैं या वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उसके जांच ये नहीं कर सकता है। इसका कारण ये था कि जो संसदीय उत्तरदायित्व है वो विभाजित न हो जाए, इसके लिए ऐसा किया गया है। भारत में भी इसको लागू करते समय इस विषय पर काफ़ी डिबेट हुई थी कि क्या मंत्रियों को इसके अधीन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सैनिक अधिकारियों के लिए अलग से सैनिक ओम्बुड्समैन की स्थापना वहाँ की गई है। यानी दो तरह के ओम्बुड्स हैं, मिलिट्री ओम्बुड्स और जो सिविलियंस के लिए ओम्बुड्स हैं, जो दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो वेतन इस स्लाइड की इम्पोर्टेंट इसके नाम जनहित का रक्षक, नागरिकों के अधिकार का संरक्षक। इसकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल के द्वारा, हटाया भी उसके द्वारा जाता है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बराबर। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? सभी कर्मचारी, पादरी, न्यायाधीश। लेकिन अपवाद है, मंत्रीगण इसके क्षेत्र से बाहर है। और जो सैनिक क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से ओम्बुड्समैन है। जो जनरल ओम्बुड्समैन है वो इनकी जांच नहीं कर सकता है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन यद्यपि निर्णय का पुनरावलोकन अथवा पुनरीक्षा नहीं कर सकते, यानी ओम्बुड्समैन है वो किसी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन यह है जो मुकदमे हैं उनसे संबंध जो न्यायाधीशों के कार्य प्रणाली है उसके द्वारा जो आवश्यक जांच करने का अधिकार इसके पास होता है। यानी जो कार्य प्रणाली को जांच सकता है न्यायाधीशों की, और उनके द्वारा आवश्यक जांच यदि कुछ समझे तो वो कर सकता है। हालांकि ये जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, यानी किसी भी न्यायिक निर्णय का या फिर जो निर्णय संसद के द्वारा लिए गए हैं उनको बदल नहीं सकता है, लेकिन उनकी जांच कर सकता है। जांच पड़ताल के पश्चात ओम्बुड्समैन संबंधित विभागों को अपना सुझाव भेज देते हैं। यानी जांच पड़ताल के बाद में जो भी निकल के आएगा उसका सुझाव है क्या करना चाहिए डिपार्टमेंट को भेज देता है। उनकी अनुशंसा के प्रकाश में विभाग शिकायतों के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करते हैं। यानी जो सिफारिश ओम्बुड्समैन ने की है उसके लिए सारे विभाग हैं वो कार्रवाई करते हैं। और उल्लेखनीय है कि सुझावों के रूप में ही इसकी सिफारिश मान्य है, यानी एज ए एडवाइस ही इसको लिया जाता है।
सरकार पे ये बाध्यकारी नहीं है। यदि कोई कोई सरकार न माने इसके सिफारिश को तो ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ये ऐसे देश हैं जहाँ भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत ही फेयर सिस्टम है वहाँ पे। तो ये इसकी वजह ओम्बुड्समैन ही है, क्योंकि इसके सुझावों को, इसकी सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाता है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इसकी जो सिफारिश है उसको सम्मान न दे या इससे संबंधित कोई काम न करे। इसके कार्य नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, शिकायतों की छानबीन करना, सुझाव संबंधित विभाग को भेजना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। जो हमने वो शुरुआत से ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसके कार्यों के बारे में, तो अलग से डिस्कस करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में, जैसा कि आपको पता है, संसद की संस्था के रूप में इसको स्थापित किया तथा यह संस्था संसद और सरकार से स्वतंत्र रहते हुए अपने कार्यों का निर्वाह निष्पक्ष रूप से करती है। तो इसके लिए ये बहुत ही उपयोगी हो जाती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से ये अपना काम करती है, किसी के दबाव में नहीं हो रहती है। यानी संसद के द्वारा स्थापित होने के बावजूद भी ये संस्था बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्रता के साथ काम करती है। ओम्बुड्समैन प्रशासन का पर्यवेक्षण करता ही नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक भी है। इसके माध्यम से न्याय और निष्पक्षता की भावना विकसित होती है। यानी लोगों में न्याय और निष्पक्षता की भावना विकसित होती है। और ये केवल एक ऊपर से पर्यवेक्षक ही के और सुपरवाइजर की तरह ही काम नहीं करता है, बल्कि इसके वजह से लोगों में न्याय की और निष्पक्षता की भावना पैदा होती है। जनता की ओर से यह प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को दिन प्रतिदिन के कार्यों पर दृष्टि रखता है, जनता की शिकायतों को सुनता है, उन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देता है। यानी एक तरह से ये जनता का एक अधिकारी है जो जनता के लिए जो कार्य हो रहे हैं उन पे बहुत पैनी नज़र रखता है। ओम्बुड्समैन का पुनरावलोकन प्राय अर्ध न्यायिक पद्धति का होता है। यानी ये न्यायिक पद्धति का होता है, लेकिन वो अर्ध न्यायिक पद्धति का होता है, क्योंकि ये जांच कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, लेकिन सज़ा नहीं सुना सकता है। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक पद्धति का माना जाता है, क्योंकि सज़ा देने का काम संबंधित विभाग का होता है। वो अपनी विभागीय कार्रवाई करता है और जो विभाग के कानूनों के तहत उस कर्मचारी को सज़ा दी जाती है। जांच पड़ताल अनौपचारिक होती है। शिकायतों आदि की जांच करते समय इसे अधिकार होता है कि वो कार्यालय की फाइल देख सकते हैं, अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांग सकता है। ओम्बुड्समैन की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होती है और वह प्रभावशाली रूप से जनहित का रक्षक होता है। यानी जब ये जांच करता है तो संबंधित अधिकारी को बुला सकता है, उसकी फाइल मंगवा सकता है, उससे स्पष्टीकरण मांग सकता है, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। इस वजह से इसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, जनहित का रक्षक इसको माना जाता है। ओम्बुड्समैन संस्था बहुत कम खर्चीली होती है। यानी आप न्यायालयों में जाओगे, कहीं अन्य जाओगे तो बहुत खर्चा होगा, और अत्यंत छोटे आकार की होती है, जल्दी से ही निपट जाती है। इस वजह से लोगों का विश्वास इसमें ज़्यादा होता है। ये विस्तृत और जटिल नहीं होती है इसकी कार्रवाई, वर्ण इसके कार्यों का केंद्र बिंदु कुप्रशासन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार से संबंधित मूल प्रश्न होते हैं। यानी इसके दूसरे तरह के कार्य नहीं होते हैं। जैसे हमारे न्यायालयों में तो हजारों तरह के काम होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य बिंदु है वो कुप्रशासन, भ्रष्टाचार या संबंधित प्रश्न होते हैं। इस वजह से विस्तृत नहीं होती और न ही जटिल होती है, और ये इसी वजह से प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य निर्वाह कर सकता है, या कार्यों को बड़े प्रभावशाली तरीके से निर्वहन ये करता रहता है। इसकी कार्रवाई में प्राय लोचशीलता रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसके सामने कई विकल्प रहते हैं, जिसमें से उपस्थिति के अनुसार यह किसी एक को चुन सकता है। यानी इसके पास कई ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक चीज़ ये चुन लेता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसकी जांच पड़ताल है वो खुले रूप से होती है। यानी इसके जो जांच पड़ताल की रिपोर्ट है वो प्रेस में दी जाती है और व्यापक तरीके से प्रचार किया जाता है। तो एक साधारण व्यक्ति तक इसकी
जांच पड़ताल पहुंच जाती है, तो इस वजह से इसकी जांच पड़ताल में किसी भी तरह की हेर फेर होने की गुंजाइश नहीं रहती है, और खुले रूप से होने की वजह से कर्मचारियों पर भी इसका नियंत्रण ज़्यादा स्थापित हो जाता है। इसके निर्णय तुरंत कार्रवाई के आदेश न होकर सिफारिश के रूप में होते हैं, जिसको विभाग स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। यानी ये एडवाइजरी, एक तरह से एडवाइजरी होता है, और जिस वजह से इसको इसके जो कार्य है या इसके जो सिफारिश है उनको विभिन्न डिपार्टमेंट है वो मान लेते हैं। ये इसकी प्रक्रिया स्पष्ट और सरल होती है, और जांच कोई भी व्यक्ति जो शिकायत करता है वो खुद वहाँ उपस्थित नहीं होता, उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है, वो शिकायत कर देता है। फिर आगे का काम ओब्डसमैन का होता है कि उसके ओब्डसमैन ये भी देखता है कि इसके शिकायत के पीछे कोई स्वार्थ की भावना तो नहीं है, किसी को बेवजह परेशान करने की तो भावना नहीं है, और स्वतंत्रता से वंचित व्यक्ति लिखित रूप से भी ओम्बड्समैन को संपर्क स्थापित कर सकता है। यानी एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसकी शिकायत भेजी जा सकती है। किसी अधिकारी के विरुद्ध मामला सुनाते समय यह अपने विवेक का प्रयोग करता है, किसी अधिकारी को दंड नहीं दे सकता है। दंड देने का काम मैं बार बार बता चुका हूँ कि वो डिपार्टमेंट का होता है। ये सब होने के बावजूद, यानी कि दंड न देने के बावजूद भी इस ओम्बड्समैन की संस्था का उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और लोग इसके निर्णयों को बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर एक ये बहुत बड़ा अच्छा नियंत्रण भी रखता है। तो आज हमने ओम्बड्समैन के बारे में पढ़ा, और इसी को कॉपी करते हुए भारत ने लोकापाल या फिर लोकायुक्त की स्थापना की है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है लोकपाल, क्या इतिहास रहा है लोकपाल कानून बिल करने में, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, और कब ये पास हुआ, और वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र कौन सा है। ये सब देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और आगे जो वीडियोस आएंगे उनको देखते रहें। आप सभी का धन्यवाद। जाने से पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ आपके साथ, और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।